हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आपका अभिनव कैरियर एकेडमी में स्वागत है। आज अपने क्लास नेक्स्ट उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के वन लाइनर क्वेश्चन जो अपने आज करेंगे। इससे पहले मैंने आपको कुछ टॉपिक जो मैंने करवा दिए हैं, लगभग अपने टॉपिक जैसे राज्यपाल, विधानमंडल, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री वगैरह अपने कंप्लीट हो गए। और आज अपने टॉपिक लेके आए उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय के नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा जैसे सूचना का अधिकार या फिर अपने कुछ और जो फोर्थ ग्रेड के अंदर जो टॉपिक है वो उनके वन लाइनर लेके आएंगे। और साथ में हमारी जितनी भी क्लासेस हैं वो इस चैनल पर आप प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से देखें, और जो भी आपको कमी लगे उसको आप हमें बताएं, हम उसको क्या कर सकें, अच्छा और बेहतर आपको दे सकें। ठीक है, तो आज जो अपनी क्लास है वो उच्च न्यायालय की वन लाइनर की। और मैं आपको हर क्लास में एक बात बोलता हूं कि इस एकेडमी या इस अभिनव कैरियर एकेडमी पर आप विश्वास बना के रखें, आपको फोर्थ ग्रेड में सफलता जरूर मिलेगी। क्या मिलेगी? भी सफलता जरूर मिलेगी। एक सफलता लेने के लिए भी दो तरीके हैं। एक तो होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है? अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए। अब आपको पता है कि लगभग अपने जो फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी के अंदर लगभग 54,000 पद है। कितने हैं भी? 54,000 पद ही हैं। ठीक है, इस 54,000 के पद के ऊपर एक सीट पर कितने व्यक्ति हैं? लगभग 46 व्यक्ति स्टूडेंट है। कितने? 46। तो कोई ज्यादा कंपटीशन नहीं है एक हिसाब से देखा जाए तो 40 व्यक्ति या 46 कैंडिडेट कोई ज्यादा नहीं है। मैं से मानता हूं इनके अंदर, अगर आपको इनके अंदर ये मानता हूं कि 14,000 मैं ऐसे स्टूडेंट लेता हूं जो पेपर के अंदर 120 के 20 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे राइट करके आए। परंतु बाकी जो सीटें बची है, कितनी बची की देखो, 4,000, वो 10,000, फिर भी मैं 10,000 और निकाल दो, 10,000 और निकाल दो आप, फिर 10,000 और निकाल, लगभग 20,000 पोस्टें बचती है। और 20,000 में आप लगभग सभी के समान हो। ठीक है, और आपको भी पता है कि इससे पहले जो वैकेंसियां हैं जैसे पटवारी की होगी, वीडियो की होगी, ठीक है, ये वैकेंसी चली जाएगी। ठीक है, तो उनमें जिनके अच्छे नंबर बने तो उनका भी, तो वो जो बढ़िया पढ़ने वाले वो भी चले जाएंगे। तो कहने का भावार्थ मेरा ये है कि आप पहले ये माइंड सेट करें कि एक सीट पर कितने व्यक्ति हैं, 40 मान के चले आप। कितने? 40 या 50 मान के चले, और उसमें सेट करें कि हमें 50 व्यक्तियों के बीच में एक पेपर दिया जाए और उसमें हमने सबसे ज्यादा नंबर लेके आने हैं। बस इतनी सी बात अगर आप माइंड में रखोगे तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा और मां सरस्वती आपको इस काबिल जरूर बनाएगी। ठीक है, तो आज अपने जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम आपको थंबनेल में दिखा होगा, और वापस मैं आपको बताता हूं क्या लिखा हुआ है। उच्च न्यायालय, जिसे अपने क्या कहते हैं? हाई कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? भी हाई कोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो, एक चीज बताओ, क्वेश्चनों को देखने का मतलब नहीं होता, क्वेश्चन को पढ़कर उससे और क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं। मतलब क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, क्वेश्चन के उत्तर से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, वो भी आप ध्यानपूर्वक देखें। तो सबसे पहला क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन क्या कर रहा है? संविधान के कौन से अनुच्छेद में उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान है? तो ये क्या कर रहा है? संविधान के कौन से अनुच्छेद में उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान है? भी क्या कह रहा है कि उच्च न्यायालय किस संविधान के किन आर्टिकलों के अंदर है? तो आप याद रखें, आर्टिकल 214 से लेकर 232 तक है। कहां तक? अभी 32 तक आते हैं, लगभग 214 से लेकर 232 तक। ठीक है, तो पहली बात आप ये समझे। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? संविधान के किस आर्टिकलों के अंदर हाई कोर्ट के बारे में वर्णन है या उपबंध किया हुआ है? तो आप याद रखें 214 से लेके 232। और अगर आपसे पूछा किस भाग में किया हुआ है, तो भाग आपको पता ही है किस में किया हुआ है, तो भाग नंबर 6 में किया हुआ है। किस में किया हुआ? भाग नंबर 6 में किया हुआ। यही भी बात आप ध्यानपूर्वक याद रखें इस बात को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1862 में भारत में कितने उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? एक चीज बताता हूं, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1861 एक अधिनियम लाया गया, एक्ट लाया गया। इस एक्ट के तहत उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कहां की गई? 3 में की गई। और वो कहां कहां की गई? कलकत्ता में की गई, मुंबई में की गई और मद्रास में की गई। तो कहां की गई? कोलकाता में की गई। ठीक है, और कहां की गई? मद्रास में की गई, और कहां की गई? मुंबई में की। ठीक है, तो याद रखें इन चीजों को, मुंबई, मद्रास और कोलकाता में 1861 के आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 61 एक्ट के तहत 1862 के अंदर कोलकाता, मुंबई, मद्रास में क्या की गई? इसकी स्थापना की गई। तो इस बात का आप ध्यानपूर्वक रखें और ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। वर्तमान भारत में उच्च न्यायालय कितने हैं?
क्या पूछ रहा है, वर्तमान भारत में उच्च न्यायालय की संख्या, मतलब हाईकोर्ट की संख्या कितनी है, तो आप याद रखें कितनी है अभी हाईकोर्ट की संख्या, 25 हाईकोर्ट की संख्या, किसकी अभी 25 हाईकोर्ट की संख्या, बात समझागी। तो ये तो बेसिक बेसिक था जो भारत से रिलेटिव था, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखें। 25 हाईकोर्ट है, कुछ हाईकोर्ट ऐसे हैं जिनका क्षेत्राधिकार ज्यादातर विस्तार है, जैसे कोलकाता हाईकोर्ट है जिसका संघ क्षेत्र मतलब यूटी संघ क्षेत्र जो राज्य है उनके साथ भी व्यवहार किया, मतलब क्षेत्राधिकार बांटा हुआ है। जैसे अंडोमान निकोबार क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, और उस केंद्र शासित प्रदेश का जो हाईकोर्ट है वो कोलकाता हाईकोर्ट है। तो ऐसा इकट्ठा किए हुए, तो इस हिसाब से कितने हैं 25 है, कितने अभी 25 हाईकोर्ट है, याद रखें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ और बहुत बार पूछा भी जाता है कि राजस्थान में हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई, तो याद रखें 29 अगस्त 1949 को की गई। कब की गई, 29 अगस्त 1949 में की गई, किसकी, राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना, ठीक है, याद रखें इस बात को, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक चीज मैं बताता हूं, जयपुर में पहले हाईकोर्ट था, इसका स्थानांतरण कहां किया, जोधपुर में किया, कहां किया अभी, जोधपुर में किया। इस जोधपुर में जो स्थानांतरण किया वो किसकी समिति पर किया, सत्यनारायण समिति पर, किसकी समिति सर, सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर किया गया, याद रखें इस बात को, ठीक है। एक बी आर पटेल समिति बैठे, उन्होंने भी ये बात कहा कि जयपुर का हाईकोर्ट का स्थान कहां किया जाए, जोधपुर के अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आज की स्लाइड आपको समझ आई, 4 क्वेश्चन देखे, चारों क्वेश्चनों के उत्तर भी देखे, आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगर समझ आए तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भी। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, संविधान के कौन से अनुच्छेद में उपबंध किया गया है, क्या कह रहा है अभी, प्रत्येक राज्य के अंदर, किसमें भी, प्रत्येक राज्य के अंदर क्या होगा, एक हाईकोर्ट होगा। यह लाइन कहां लिखी गई है, तो आप याद रखना आर्टिकल 214 में लिखी गई है, कहां लिखी गई है, आर्टिकल 214 214 में, कहां लिखी हुई 214 के अंदर लिखी गई है, ठीक है, याद रखें इस बात को। आर्टिकल 214 के अंदर क्या लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा, ठीक है, किस में लिखा हुआ है, 214 में लिखा गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र एक से अधिक संघ शासित प्रदेशों तथा राज्यों में भी हो सकता है। कहने का भावार्थ ये क्या करे कि एक हाईकोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है 2 राज्यों की का भी हो सकता है और राज्यों के साथ कहां हो सकता है, केंद्र शासित प्रदेशों में हो सकता है। ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया, तो आप याद रखें 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा किया गया। कब किया गया अभी, 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा ये बात बोली गई कि भी एक हाईकोर्ट है उसकी स्थापना कहां से कहां तक कर जा सकते हैं, एक तो अपने कहां से कहां तक की जा सकती है, राज्यों की राज्य के मध्य या फिर राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में इसका क्षेत्राधिकार बढ़ाया जा सकता है, याद रखें इस बात को, ठीक है। आगे देखें, उच्च न्यायालय या हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करता है, तो याद रखें न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है अभी, भारत का राष्ट्रपति उच्च न्यायालय में या हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या क्या करता है अभी, निर्धारण करता है। ये वेरी वेरी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये बहुत बार पेपर में पूछा हुआ है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये देखने को पड़ने को मिला है जो, ठीक है। तो याद रखें हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की जो संख्या का निर्धारण वो कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, भी कितनी संख्या होगी, ठीक है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्या कह रहा है, उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र व शक्ति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, मतलब जो हाईकोर्ट है उसका क्षेत्राधिकार बढ़ाना है या उसको कम करना है, उनकी शक्तियों को कम करना है, ज्यादा करना है, तो वो कौन करेगा, संसद द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा भी, संसद द्वारा किया जाएगा। याद रखें हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार को बढ़ाना या कम कौन कर सकता है, संसद कर सकती है। कौन कर सकती है भी, संसद कर सकती है, बहुमत द्वारा करती है, ठीक है, याद रखें इस बात को। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों बातें देखें, एक तो मैंने संख्या का निर्धारण बताया, संख्या का निर्धारण कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है अभी, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और उसके बाद में इसके क्षेत्राधिकार का कौन करता है, तो क्षेत्राधिकार का कौन करता है, तो याद रखें कौन करता है अभी, संसद करती है। कौन करती है अभी, संसद करती है, याद रखें इस बात को, ठीक है। इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित है कि उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, अभिलेख न्यायालय होगा, क्या होगा अभी, अभिलेख न्यायालय किस आर्टिकल में, आर्टिकल 215 में। अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है कि हाईकोर्ट सवय को भी दंड दे सकता है, अगर सवय ने कोई गलती की तो वो भी दंड दे सकता है। इसके और क्या होता है अभिलेख न्यायालय का मतलब, जितने भी कानून या जितने भी न्याय करता है वो जो छोटे जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनके क्या होते हैं, अनुसरणीय होते हैं। क्या होते हैं अभी, अनुसरणीय, उसे कहते हैं अभिलेख न्यायालय कहते हैं। क्या कहते हैं अभी, अभिलेख न्यायालय कहते हैं। बात समझाई क्या, तो याद रखना ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है
कि अभिलेख न्यायालय, हाईकोर्ट का अभिलेख न्यायालय किस आर्टिकल में, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल किसमें है, तो 129 में सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। ठीक है, ये बोला गया है। ठीक है, तो याद रखें सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, आर्टिकल 129 में बोला गया है, और आर्टिकल 215 में उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। ठीक है, याद रखें इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के अंदर हाईकोर्ट की स्थापना करनी, क्या करनी हुई, हाईकोर्ट की स्थापना करते तो किस आर्टिकल के तहत होगी, तो याद रखें 216। किसके आर्टिकल के तहत, 216 के तहत हाईकोर्ट की स्थापना की जाती है या गठन किया जाता है। याद रखें इस बात को। ठीक है, समझ आई बात यहां तक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, राजस्थान में मुख्य न्यायाधीश सहित उच्च न्यायालय में कुल संख्या कितनी कर दी गई है। मतलब देखो एक चीज, संख्या का निर्धारण कौन करता है, संख्या का निर्धारण करते हैं अभी राष्ट्रपति। कौन करते हैं अभी, राष्ट्रपति करते हैं। याद रखें इस बात को, पहली बात तो कौन करते हैं, राष्ट्रपति। कितनी की कर दी गई है, 50 के, पर संविधान में ऐसा उल्लेख नहीं है भी इतनी ही संख्या होगी, ऐसा कुछ नहीं है, राष्ट्रपति निर्धारण करता है। मूलतः राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश प्लस उच्च न्यायालय सहित कितनी संख्या थी न्यायाधीशों की, तो याद रखें कितनी थी, 1+11 थी। कौन थी भी, 1+11। ठीक है, तो याद रखें 1+11 थी। मूलतः 1+11 थी, वर्तमान में 50 न्यायाधीशों की संख्या कर दी है। पूर्णतः पूरी भरी नहीं हुई है, कुछ खाली है, वो देखना पड़ेगा कितनी है, वर्तमान में कितने न्यायाधीश बैठे हैं। ठीक है, याद रखें। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखने को मिला अपने को, किसको भी अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि पूछा जाता है उच्च न्यायालय के हाईकोर्ट की स्थापना हाईकोर्ट की न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है अभी, राष्ट्रपति करता है। ये क्वेश्चन देखने को अपने को मिलता है। ठीक है, और मिलता भी, और साथ में यहाँ पर बच्चे राज्यपाल करके कहते हैं, राज्यपाल नहीं होता। ठीक है, कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। आगे देखें, उसने लेके न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु कितनी होगी, ये लाइन थोड़ी सी गलत है यहाँ पर, उसने लेकिन आप ऐसा याद रखना, मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु मतलब उनका कार्यकाल कितना होता है, ऐसे याद रखना। कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल 62 वर्ष होता है। कितना होता है अभी, 62 वर्ष होता है। पहले 60 वर्ष था, अब कितना कर दिया, 62 वर्ष कर दिया। देख याद रखना, न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त की आयु कितनी होगी, 62 वर्ष होगी। कितनी होगी भी, 62 वर्ष होगी। याद रखें इस बात को। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ हाईकोर्ट, ये इंग्लिश में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हाईकोर्ट या उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसके परामर्श पर की जाती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो किसके द्वारा की जाती है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश प्लस उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लिया जाता है। अब देखो नियुक्ति के समय राज्यपाल से परामर्श जरूर लिया जाता है, प्लस में किससे लिया जाता है, मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से क्या लिया जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, याद रखना, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से क्या लिया जाता है, परामर्श लिया जाता है। ठीक है, याद रखें इस बात को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, और क्लास अच्छी लगी तो आप क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, क्लास को शेयर जरूर करें भाई। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी चीज पूछनी हो, तो ये नंबर आपको पीपीटी या स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, जो मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, आपको वहां नहीं लग रहा पता, तो 96100503 ये अभिनव कैरियर एकेडमी का नंबर है। ठीक है, एक रह गया क्या, 10 रहेगी, सॉरी 10 रहेगी। ये अपना क्या है, अभिनव कैरियर एकेडमी का नंबर है। आपको कोई भी चीज पूछनी हो किसी भी मैटर पर, ठीक है, किसी मतलब पढ़ाई के मैटर और किसी मैटर पर नहीं पूछना, तो पढ़ाई के रिलेटिव कोई भी चीज पूछनी हो, बुक्स का पूछना हो, नोट्स का पूछना हो, ठीक है, तो आप इस नंबर पर मैसेज करें अपना नाम, पता, एड्रेस लिखकर। ठीक है, जिससे आपको आप हमारे अभिनव कैरियर एकेडमी के व्हाट्सएप जो चैनल है उसके साथ जोड़ दिया जाएगा, जिससे आपको सभी इंफॉर्मेशन वैकेंसियों की सभी आपको उस वहां पर आपको मिलेगी। ठीक है, प्लस में जो अपना आगे क्लास कौन सी आएगी या क्लास आने वाली है वो सब कुछ उसी पर अपने को मिल जाएगा। साथ में हमारा टेलीग्राम भी चैनल है, आप उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपना नंबर है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट जरूर करें। जो भी क्वेरी आपकी पूछ सकते हैं, कोई भी कमी है, कोई टीचर में पढ़ाने में कमी है या कुछ भी है, तो आप जरूर बेझिझक आप बताएं। ठीक है, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, संविधान में किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तों का वर्णन किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कह रहा है, न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उसके पद की शर्तों का वर्णन किया गया, तो आर्टिकल 217 के तहत, किसके तहत,
आर्टिकल 217 के तहत कौन करता है अभी नियुक्ति? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है अभी? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, याद रखेंगे। किसके परामर्श करता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जज प्लस और कौन? तो और याद रखें राज्यपाल। जिस राज्य के राज्यपाल, जिस राज्य में हाईकोर्ट है उस राज्य का राज्यपाल से क्या लिया जाएगा? परामर्श लिया जाएगा। ठीक है अभी कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का आधार क्या है? सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये पूछा जाता है कई बार और बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं भी आधार क्या पूछा है। तो न्यायाधीश को हटाने का आधार क्या है? तो आप याद रखें सिद्ध कदाचार और अक्षमता, दो ही कारण है। या तो वह क्या हो जाए संविधान के खिलाफ काम करे या फिर अक्षमता, वो काम करने काबिल ही ना रहे। तो सिद्ध कदाचार या फिर अक्षमता। ठीक है, तो ये हटाने का आधार है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। हाईकोर्ट के न्यायाधीश को किसके समान हटाया जाता है? तो याद रखें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान। अब देखो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाता है, मैं एक सिंपल से आपको एक लैंग मतलब परफॉर्मा से बताता हूं, आप थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो हटाया जाता है तो सबसे पहले जिस किसी को भी हटाया जाता है तो लोकसभा में 100 सदस्य, कितने भी 100, और राज्यसभा में 50 सदस्य, कितने 50 सदस्य, दोनों द्वारा एक प्रस्ताव लाया जाता है। इतने सदस्यों की सहमति पर क्या लाया जाता है? प्रस्ताव। वो प्रस्ताव जो भी लोकसभा का पीठासीन जो अधिकारी होता है या जो भी पीठासीन अधिकारी, ऐसे कर सकते हो, क्या होता है अभी पीठासीन अधिकारी, अब इस पीठासीन अधिकारी के पास आता है और पीठासीन अधिकारी क्या करता है? एक जांच कमेटी बनाता है। क्या बनाता है? अभी जांच कमेटी बैठती है और इस जांच कमेटी या जांच समिति की सिफारिश पर आगे जांच होती है और जांच में अगर पाया जाता है तो उसके बाद में लोकसभा वह राज्यसभा से बहुमत द्वारा इसे हटाया जा सकता है। ये प्रक्रिया मैंने छोटी सी शॉर्ट में बताया, वैसे मैं आपको फुल डिटेल में बताऊंगा जब मैं हाई कोर्ट या अपनी क्या करेंगे सुप्रीम कोर्ट करें। थोड़ा सा ध्यान रखें आप इस चीज को। ठीक है, मतलब लोकसभा 100 सदस्य, राज्यसभा से 50 सदस्य, पीठासीन अधिकारी, जांच समिति, और दोनों से बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। किसको? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। इसी तरीके से किसको हटाया जा सकता है? हाई कोर्ट के, सॉरी हाँ हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को। बात समझाई? आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के कौन से अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ का उपबंध किया गया? शपथ का उल्लेख है किया गया, तो याद रखें आर्टिकल 219। किसका भी? आर्टिकल 219। ठीक है, याद रखें। आगे देखें, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राज्यपाल दिलाता है। कौन दिलाता है? अभी और सारे काम राष्ट्रपति करता है परंतु शपथ कौन दिलाता है? शपथ राज्यपाल दिलाता है। कौन दिलाता है? अभी राज्यपाल दिलाता है। इस लाइन को आप अपने, बहुत बढ़िया लाइन है ये, ध्यान ही रखना इस बात को। ठीक है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो याद रखें राज्यपाल दिलाता है। कौन सी अनुसूची? अनुसूची 3 के तहत। किसके तहत भी? अनुसूची 3 के तहत। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों द्वारा विधि व्यवसाय करने का निर्बंध किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 220। ये क्या रहा है पता है? विधि व्यवसाय मतलब हाईकोर्ट का कोई सेवानिवृत्त जज है, क्या है अभी? सेवानिवृत्त जज है, वो वकालत नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? अभी हाईकोर्ट का जज क्या नहीं कर सकता? वकालत नहीं कर सकता, परंतु दो कंडीशन है। एक तो वह उस हाईकोर्ट में नहीं कर सकता जिस हाईकोर्ट में मैं जज रहा हूं, अलग से वह कर सकता है। दूसरा, मैं सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। कहां कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में तो वह कर सकता है, और उस हाईकोर्ट में नहीं कर सकता जहां से उसने काम किया, बाकी कर सकता है, बाकी कहीं नहीं कर सकता। तो याद रखें, मैं वापस जाता हूं, हाईकोर्ट का जज वकालत नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। कहां कर सकता है? अभी सुप्रीम कोर्ट में। दूसरी बात, जिस हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रहा हो या न्यायाधीश रहा हो वहां नहीं कर सकता। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में वह कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या करे? सेवानिवृत्त के बाद में निर्बंध वह वकालत नहीं कर सकते। तो किस आर्टिकल में? 220 में। किस में भी? आर्टिकल 220 में। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें भी। बाकी अपने इसको डिटेल से करने के डरने की कोई बात नहीं है। अभी अपने में डिटेल से भी टॉपिक आएगा, ये जब मैं आपको डिटेल से कराऊंगा तो आपकी इस टॉपिक में कोई समस्या नहीं रहेगी, सारी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च न्यायालय की स्थापना, उसके संबंध में अन्य प्रावधान करने का अधिकार किसे है? उच्च न्यायालय की स्थापना और उसके संबंधित अन्य प्रावधान, उसके संबंध में उनसे संबंधित अन्य प्रावधान करने का अधिकार किसको है? तो मैंने बताया किसको है? संसद को। किसको है? अभी सांसद नहीं है, किसको? अभी संसद को। किसको? अभी संसद को। ठीक है, याद रखें, सांसद नहीं है यहाँ पर, क्या है? संसद है। संसद को विधायिका विस्थापिका कह सकते हैं इसको। ठीक है, याद रखें इस बात को। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के कौन से अनुच्छेद में उपबंध किया गया है कि न्यायाधीश के वेतन भत्तों का उल्लेख, मतलब संविधान के किस आर्टिकल में न्यायाधीश के वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है? तो याद रखें आर्टिकल 221। और लगभग मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है लगभग 3.5 और अन्य न्यायाधीशों का वेतन होता है 2.5 लाख। ये अन्य न्यायाधीश, अन्य जज लिख देता हूं, यहां मैं लिख देता हूं मुख्य जज। क्या लिख देता हूं अभी? मुख्य जज। ये चीज आप ध्यान रखें, 3.5 लाख रुपए मुख्य जज और
2.5 लाख रुपए अन्य जज क्या करता है अभी, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते का उल्लेख के बारे में। ठीक है भाई, बात समझा गई, कोई दिक्कत नहीं आता, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। आगे नेक्स्ट बात करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते कौन सी संचित निधि से दिए जाते हैं, या कौन सी संचित निधि पर भारित होते हैं। ठीक है, ये भारित लिखा हुआ, पारित नहीं हुआ, भारित है। क्या लिखा हुआ है, भारित भारित होते हैं या किस संचित निधि से दिए जाते हैं, तो आप याद रखें राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। किसकी दिए जाते हैं भाई, राज्य की संचित निधि। और साथ में याद रखें इनका जो पेंशन है, जो पेंशन दी जाती है वो किस निधि से दी जाती है, तो याद रखें भारत की संचित निधि से। कहां से दी जाती है, भारत की संचित निधि से। ये वेरी क्वेश्चन है क्योंकि पूछे जाते हैं संचित निधि से, बढ़िया क्वेश्चन है ये, देखने को मिले अपने को। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की वेतन भत्ते का निर्धारण कौन करता है, तो याद रखें वेतन भत्ते का निर्धारण भी कौन करता है, संसद करती है। कौन करती है भी, सांसद नहीं है यहाँ पर, संसद है। ये लिखने में टाइपिंग में गलती है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन करती है भी, संसद करती है। वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करती है, संख्या का निर्धारण कौन करती है, राष्ट्रपति। कौन करता है, नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। किसके परामर्श पर, राज्यपाल प्लस मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर। तो ये चीजों, इन चीजें जो ये मेन फैक्ट है ना ये, क्योंकि पेपर के अंदर आसान क्वेश्चन गलत होना वो अपने सिलेक्शन ना होने का जरिया है। और हार्ड क्वेश्चन अगर ना हो सही, कोई दिक्कत नहीं, हार्ड क्वेश्चन तो सबके लिए कोई 4-5 का हो जाएगा सही तो क्या हो जाएगा, कहीं वो तुक्का लग के ही हो जाता है, वो राज्य हो जाता है, मेरा सही है उनका सही नहीं है, पर बाकी उनका आसान क्वेश्चन सही नहीं होते। तो ये थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बातें होती है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ते कौन सी अनुसूची के तहत दिए जाते हैं, तो कौन सी अनुसूची के तहत दिए जाते हैं, तो अनुसूची 2 के तहत दिए जाते हैं। अभी मैं कल अपनी क्लास अपलोड होगी अनुसूचियों की, वो आप जाके वहां देखें अनुसूचियों की, उनमें मैंने लगभग सभी अनुसूचियां करवाई है। और अनुसूचियों के अंदर सबसे मेन बात, उनके सभी मैंने डेप्थ में गया हूं, हर चीज अपन ने डेप्थ में पढ़ेंगे, वहां पर बढ़िया चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो अनुसूचियों की क्लास अपने आएगी अभी, वो देखना, उसके अंदर आपको सब डिटेल मिलेगी, किस किस का वेतन अनुसूची में है, किस किस का वेतन अनुसूची में नहीं है, शब्द का प्रारूप कहाँ है, कौन सी का प्रारूप नहीं है, ये चीजें अपने को देखने को मिलेगी, याद रखें। आगे देखें। उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है, मतलब एक हाईकोर्ट है और वहां के किसी न्यायाधीश को दूसरे हाईकोर्ट में भेजना है, तो ये कौन भेजेगा, तो याद रखना राष्ट्रपति भेजेगा। कौन भेजेगा भी, राष्ट्रपति भेजेगा। मैंने आपको भी एक चीज बताई, लगभग सभी काम राष्ट्रपति संसद करेगी, बाकी राज्यपाल एक ही काम करेगा। क्या करेगा, वो करेगा क्या, वो एक ही काम करेगा, वो देगा शपथ। ठीक है, शपथ लाएगा। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कौन से अनुच्छेद में, अभी मैंने बताया 222 किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। याद करने का तरीका देखो, 2 3 बार 2 आ रहे हैं, मतलब दूसरे कोर्ट में भेजना, बार बार दूसरे कोर्ट में भेजना, ऐसे याद रखना, दूसरे मतलब दोबारा मतलब दूसरे हाई कोर्ट में भेजना। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। हाईकोर्ट में अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखें राष्ट्रपति करता है। क्या करता है राष्ट्रपति। अपर न्यायाधीश होता क्या है, मैं आपको बताता हूं, जब हाईकोर्ट में कार्य अधिक हो, क्या हो, कार्य अधिक हो, जब एक राष्ट्रपति द्वारा एक न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है उसे कहते हैं अपर न्यायाधीश। क्या कहते हैं अभी, अपर न्यायाधीश कहते हैं। ठीक है, कौन करता है अभी, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, अपर न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति। वापस याद रखें अपर न्यायाधीश क्या होता है, अपर न्यायाधीश आप याद रखें, अपर न्यायाधीश का मतलब ये है जब हाईकोर्ट के अंदर कार्य की अधिकता ज्यादा होती है तब एक न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है, और नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति, और उसका कार्यकाल कितना होता है, 2 वर्ष होता है। ठीक है, आगे मैंने अभी ये क्वेश्चन भी आ गया। उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश की अधिकतम कार्यकाल कितना होता है, तो याद रखें 2 वर्ष। उसको कितने 2 वर्ष, 2 वर्ष के लिए दिया जाता है। ठीक है, याद रखें। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीशों का उपबंध किस अनुच्छेद में, 224 में, तो याद रखें 2 का बताएं कितने साल होता है, 2 वर्ष कार्यकाल होता है इनका। कितने होता है अभी, 2 वर्ष होता है। प्लस में क्यों किया जाता है, कार्य अधिक होने के कारण। किसके कारण, कारण क्या है, कार्य की अधिकता कारण, अधिकता के कारण क्या किया जाता है अभी, नियुक्त किया जाता है। तो इन चीजों को ध्यान रखने, पढ़ना भी आपने इन चीजों को, मतलब अच्छी चीजें हैं ये, इनको जब तक अपने जहन में नहीं लेंगे तब तक कोई बात नहीं है। इन चीजों को ध्यान रखें आप। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत होती है, तो याद रखें 223 के तहत। किसके तहत होती है, 223 के तहत गणपूर्ति न होने पर की जाती है। ठीक है, याद रखें। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश 223 के तहत, ये आर्टिकल याद रखें, पूछा जाता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कब की जाती है, 223 के तहत। अपर न्यायाधीश की 222 के तहत। स्थानांतरण कब, 224 के तहत, सॉरी, अपर न्यायाधीश के 224 के अंदर।
स्थानांतरण किसके आर्टिकल के तहत किया जाता है? 222, 222 ऐसे याद रखना, 222। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ जाता है कि एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन से आर्टिकल के? 222 के तहत। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भी याद रखें, राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। मैंने अभी बताया अभी आपको, लगभग काम कौन करेगा? 70% काम लगभग कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। और जो बाकी काम बचे वो कौन करता है? संसद। जैसे हाईकोर्ट की किसी में स्थापना करनी है, क्षेत्र अधिकार को बढ़ाना है, वेतन भत्तों को निदान है, तो वो राष्ट्रपति करता है, तो सॉरी संसद करती है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा है, पढ़ना दे पहले। किस अनुच्छेद के तहत संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक हाईकोर्ट की स्थापना कर सकता है? कहने का मतलब क्या कह रहा है? या तो राज्य प्लस राज्य या फिर राज्य प्लस केंद्र शासित, इन दोनों के लिए स्थापना करने का प्रावधान कौन से आर्टिकल में? 231 में है। किसमें भी? मतलब कहने का मतलब संसद को यह शक्ति है किसी भी हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार कहां तक बढ़ा सकती है? केंद्र शासित प्रदेश तक बढ़ा सकती है, या फिर किसी और राज्य के साथ बढ़ा सकती है। मतलब 2 राज्यों का एक हाईकोर्ट क्या हो सकता है? जैसे चंडीगढ़ का है। ठीक है, याद रखें इस बात को। तो 231 याद रखें। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का निर्णय कौन करता है? मतलब आयु से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए, निर्णय आ जाए, इतनी आयु क्यों होनी चाहिए, कम है ज्यादा है, तो ऐसा कोई प्रश्न आ जाए तो उसका निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बताएगा कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। पहले 60 वर्ष थी और बाद में 62 वर्ष कर दी थी, याद रखना इस बात को। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने या समाप्त करने का अधिकार किसे है? तो किसे? अभी संसद को है। किसे? अभी संसद को। अभी मैंने बताया किसी संघ राज्य क्षेत्र के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने या समाप्त करने, मतलब उसको बढ़ा भी सकता है या समाप्त, कम भी कर सकता है, समाप्त भी कर सकता है, तो कौन करेगा? संसद करेगा। तो मैंने आपको 3 ही पॉइंट बताए, या तो संसद या राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल। ठीक है, तो याद रखें इस बात को। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कमी करने का निर्देश दे सकता है? देखो, कौन सी परिस्थिति है जिसके अंदर राष्ट्रपति ये कह दे भी हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश उनका वेतन क्या कर दिया जाए? कम कर दिया जाए। तो एक ही स्थिति में, जब भारत के अंदर वित्तीय आपातकाल लगाओ, और वित्तीय आपातकाल में ओनली फॉर राष्ट्रपति के वेतन में कटौती नहीं की जा सकती, बाकी सब में कटौती की जाती है। याद रखना इस बात की, मतलब कटौती और सब में की जाती है। तो वित्तीय आपातकाल की स्थिति में उसके वेतन में कमी की जा सकती है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। ये राजस्थान या उच्च न्यायालय, ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पेंशन किस निधि से दी जाती है? तो मैंने अभी बताया था, भारत की संचय निधि से दी जाती है। और जो वेतन है, वेतन कहां से दिया जाता है? तो याद रखना, राज्य की संचय निधि से, राज्य की संचय निधि से दिया जाता है। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। ठीक है ना, आगे देखें नेक्स्ट। आगे वही क्वेश्चन, मुंबई कोलकाता मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की थी? ये सबसे पहले मैंने बताया था, उच्च न्यायालय अधिनियम, हाईकोर्ट अधिनियम या एक्ट 1861 के तहत 1862 में की गई थी। कब की थी? 1862 में। एक चीज और याद रहा, 1866 में फिर एक और हाईकोर्ट की स्थापना की गई, इलाहाबाद। किसकी की भी? इलाहाबाद की गई। याद रखें इस बात को। 1866 में इलाहाबाद की, 1862 में मुंबई कोलकाता मद्रास की गई थी। ठीक है, 1861 एक्ट के तहत। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की अधिकार है? तो याद रखें, रिट जारी करने का अधिकार किसे? आर्टिकल 226 के तहत। किसके तहत भी? आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करने का अधिकार है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च न्यायालय कुल कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? 5 प्रकार की कर सकता है। कौन कौन सी करता है वो अपने सबसे पहले देखते हैं। पहले जो सबसे पहले जो रिट जारी करता है वो कौन सी करता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी करता है अभी? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट जारी करता है वो कौन सी करता है? परमादेश। कौन सी करता है अभी? परमादेश। इसके बाद जो नेक्स्ट जारी करता है वो कौन सी करता है? उत्प्रेषण कह दो, उत्प्रेषण। इसके बाद में प्रतिषेध या प्रतिषेध पैदे कह दो, एक ही बात है। ठीक है, इसके बाद में एक और करता है, कौन सी? अधिकार परीक्षा। कौन सी करता है अभी? तो कितने प्रकार की रिट होगी? 5 प्रकार की। देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया जाता है,
तब उसको छुड़वाने के लिए जो रिट जारी की जाती है वो कौन सी होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। दूसरी बात, परमादेश। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश दे रहे हैं। जब कोई व्यक्ति या कोई सरकारी कर्मचारी वो कर्तव्य का पालन न करे तब जो रिट जारी की जाती है वो कौन सी होती है? परमादेश। उत्प्रेषण का मतलब होता है रोकना या सूचनार्थ देना। प्रतिषेध का मतलब भी रोकना या रोकना ही होता है। ठीक है। ये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती है। जब वह अपना कार्य न करे, अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करे, तब हाईकोर्ट उन्हें रोक सकता है। ठीक है। बाकी मैं जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। अधिपारकर्षा का मतलब क्या होता है कि तुम्हें क्या हक है। जब कोई व्यक्ति अवैध रूप से किसी पद को ग्रहण कर ले तो उसे पूछा जा सकता है भी तुम्हें क्या हक था भी आप इस पद पर बैठे हो। ठीक है। तो ये 5 प्रकार रिट जारी की जाती है हाईकोर्ट द्वारा, याद रखें। एक रिट और की जाती है परंतु वह संविधान में उल्लेख नहीं, जिसका नाम आता है अंतरिम राहत। कौन सी भी? अंतरिम राहत, जिसे कहते हैं इंजेक्शन। क्या कहते हैं? इंजेक्शन, हाथों हाथ रिजल्ट देना। ठीक है, याद रखें। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल अधिकारों के संबंध में उच्च न्यायालय को कौन से अधिकारिता है? तो याद रखें प्रारंभिक अधिकारिता। देखो अधिकारिता का मतलब क्या होता है भी ऐसे मामले जिनमें हाईकोर्ट सबसे पहले सुनवाई करे वो प्रारंभिक। अपीलीय, ठीक है, क्षेत्राधिकार, परामर्श जाति क्षेत्राधिकार, न्यायिक अधिकार, ये सारे अधिकार है। तो जो मूल अधिकार है वो कौन से क्षेत्राधिकार में आता है? तो याद रखें मूल अधिकार प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है, हाईकोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय की भांति कुछ मामलों में अपने पास मंगवाने का अधिकार है? तो आर्टिकल 228 के तहत। कौन से भी? आर्टिकल 228। कुछ मामले जो अधीनस्थ न्यायालय में पड़े हैं, लंबित पड़े हैं, तो उनको अपने पास मंगवा सकता है कौन? हाईकोर्ट। कौन मंगा सकता है? अभी हाईकोर्ट मंगा सकता है। आर्टिकल 228 के तहत किससे मंगवा सकता है? याद रखें अधीनस्थ न्यायालय से। किससे मंगवा सकता है? अभी अधीनस्थ न्यायालय से मंगा सकता है। तो ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ये बहुत अच्छी चीजें हैं, इनको पढ़ना। देखो वन लाइनर निकालना, देखो ऑब्जेक्टिव टाइप तो पढ़ ही लेते हो आप, परंतु वन लाइनर का मतलब होता है हमने पूरा टॉपिक एक स्लाइड में कवर किया है, एक पीडीएफ में कवर किया है। ठीक है। ये पीडीएफ हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अदरवाइज मैंने आपको भी नंबर बताए हैं, उस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें, अपना नाम पता लिख के, वहां पर भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है। तो याद रखें इस बात को। नेक्स्ट बात करते हैं। कौन से अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को अपने आदर्श न्यायालय या अधिकरणों पर अधीक्षण करने की शक्ति है? आदर्श नहीं है, यहां पर अधीनस्थ है। क्या है अभी? अधीनस्थ। भी हाईकोर्ट को कौन से अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालय या अभिकरणों, मतलब जो भी काम करने वाले होते हैं, जो विभाग वगैरह पर अधीक्षण मतलब जांच वगैरह करने का संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 227। कौन सा है? अभी 227। ठीक है, याद रखें इस बात को। ये तो सीधे आर्टिकल है, ये तो आप याद रखें। आगे नेक्स्ट देखते हैं। उच्च न्यायालय को अपीलीय क्षेत्राधिकार में कौन से मामले अपील सुनने का अधिकार है? कौन से मामलों पर अपील सुनने का अधिकार है? तो याद रखें दीवानी मामलों पर और आपराधिक मामलों पर। आपराधिक मामले को क्या कहते हैं? फौजदारी मामले। क्या कहते हैं? भी फौजदारी मामले कहते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है, फौजदारी मामले याद रखें। दीवानी मामले या आपराधिक। देखो दीवानी मामले जैसे विवाह, तलाक वगैरह, ये वह मामले आ जाते हैं जिसमें संविधान की व्याख्या जुड़ी हो। और जो आपराधिक मामले या फौजदारी मामले आते हैं जो लड़ाई खोर वाले मामले हो, ठीक है, लड़ाई वाले हो, पेटेंट डिजाइन पेटेंट डिजाइन, उत्तराधिकारी का मामला हो, भूमि से संबंधित कोई मामला हो, ऐसे मामले आ जाते हैं। ठीक है। उत्तराधिकारी वाला तो दीवानी मामले में आता है। ठीक है। और एक बात और बताता हूं, जो आपराधिक या फौजदारी मामले हैं इनके अपील कब सुनी जा सकती है? इनके अपील जब 7 वर्ष से अधिक किसी व्यक्ति को सजा मिली है, अपराधी को सजा मिली, तब उसकी अपील सुनी जा सकती है। ठीक है, तो याद रखें। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। विधानमंडल सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आते हैं? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। विधानमंडल से संबंधित है सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद। विधानमंडल का निर्वाचन हुआ है, उसमें जो वोटिंग है वो क्या पाएगी? अवैध पाएगी, या अवैध तरीके से वोटिंग की गई, अवैध तरीके से वोट हुए, तो उसका मामला हाईकोर्ट कौन से क्षेत्राधिकार में आता है? तो याद रखना प्रारंभिक या प्रारंभ क्षेत्राधिकार या आरंभिक क्षेत्राधिकार। ठीक है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करता है? तो याद रखें अनुच्छेद 229 के तहत। किसके तहत भी? 229 के तहत अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। याद रखें कौन करता है? हाईकोर्ट करता है। कौन करता है? भी हाईकोर्ट के मुख्य जज वगैरह करते हैं। ठीक है, कर्मचारी में नियुक्ति करता है। तो अनुच्छेद 229 के तहत, याद रखें। ये तो अपने आर्टिकल से क्वेश्चन थे। अब अपने क्वेश्चन लेके आए, कुछ नए क्वेश्चन लेके आए जो अपने न्यायाधीशों से संबंधित है। कौन न्यायाधीश है? इनका रट्टा मारना अपने को। क्या मारना? रट्टा। और इनको 2-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे, और इनको बार बार आप कवर करोगे तो भी आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है, 2-3 बारी क्लास। आप मैं एक चीज बताता हूँ,
फोर्थ ग्रेड से पहले मेरे वाली ये जो हर क्लास है इसको 3 बार देख के चले जाओ। एक अब देख लो, एक बीच में देख लेना, एक पेपर होने से पहले देख लेना। बाकी जो मैटर मैंने करवाया इसको बार बार अगर देख लिया आपने, 4-5 बार इन क्लास को देख लिया, तो आपको बुक्स से पढ़ने की उसको जरूरत नहीं है। ठीक है, लगभग जो क्वेश्चन आएंगे वो मैंने करवा दूंगा, और जो आएंगे वो इससे भी हार्ड आएंगे, तो वो फिर क्या होगा, वैसे 10वीं बेस पर इतने हार्ड नहीं आने वाले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? याद रखें, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कमलकांत वर्मा थे। कौन थे भी? कमल का फूल, याद रखें कमलकांत। तो देखो न्यायाधीश कौन है? प्रथम। कमल कितना अच्छा होता है, किचन में खिलता है। हाईकोर्ट क्या है? अच्छा है अपना, क्योंकि अपनी सारी बातें सुनता है, इसलिए प्रथम न्यायाधीश कौन थे? कमलकांत वर्मा थे। कौन थे भी? कमलकांत वर्मा, याद रखें। दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान हाईकोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? क्या कह रहा है अभी? राजस्थान हाईकोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नहीं है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ? ओनली फॉर न्यायाधीश लिखा हुआ है। न्यायाधीश कौन थी? कांता भटनागर थी। कौन थी भी? कांता भटनागर। क्या नाम है भी? कांता भटनागर। पहली महिला न्यायाधीश कौन है? कांता भटनागर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पेपर में पूछा भी जाता है और पूछ भी लिया गया है। ठीक है, 1-2 बारी। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान हाईकोर्ट के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, क्या कह रहे हैं अभी? राजस्थान हाईकोर्ट के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन थे? राजस्थान हाईकोर्ट में प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो याद रखिए जे.एम. पंचाल। कौन थे भी? जे.एम. पंचाल। ऊपर बिंदी है, ये पंचाल है। ठीक है, याद रखिए जे.एम. पंचाल थे राजस्थान हाईकोर्ट के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश कौन है? मतलब राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश कौन है, मुख्य न्यायाधीश? तो याद रखें सबसे बढ़िया क्वेश्चन है मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। कौन है भी? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव है, याद रखें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है और पूछ भी लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, ज्यादा चांस मेरे को ये लगता है। जैसे प्रथम महिला पूछ ली आपके 4th ग्रेड के लिए, आर्टिकल से तो मेरे को नहीं लगता, क्योंकि 5-10 क्वेश्चन आने हैं, तो एक आधा आ जाए तो आ जाए, और बाकी आर्टिकल से पूछेगा तो राज्यपाल वगैरह वहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है वो। आगे देखें, राजस्थान उच्च न्यायालय के ऐसे मुख्य न्यायाधीश जिनका कार्यकाल सर्वाधिक था, मतलब ऐसे मुख्य न्यायाधीश जिनका कार्यकाल क्या था? सर्वाधिक का। कौन था भी? कैलाशनाथ वाचु। वाचु का मतलब देखना, आप वोट से याद रखना, मतलब वो टाइम देखते रहते थे भाई, कार्यकाल टाइम ज्यादा होगा, टाइम ज्यादा होगा, टाइम ज्यादा होगा, तो वाचु। कौन है भी? वाचु। तो याद रखना टाइम, वाचु का मतलब वाच, मतलब टाइम देखते रहते थे भाई, टाइम ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, इसके चक्कर में उन्होंने कार्यकाल भी क्या उनका ज्यादा ही है। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान हाई उच्च न्यायालय के ऐसे मुख्य न्यायाधीश जिनका कार्यकाल न्यूनतम था या न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सतीश कुमार मित्तल थे। कौन थे भी? सतीश कुमार मित्तल थे। बढ़िया क्वेश्चन है ये, कौन है भी? सतीश कुमार मित्तल है। ठीक है, याद रखें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, तो 2 थे, याद रखें आप। तो एक तो राजेंद्र प्रसाद व्यास थे। कौन थे भी? राजेंद्र प्रसाद व्यास। और सेकंड कौन थे? सुरेश चंद्र सिंघल थे। कौन थे भी? सिंघल। सुरेश चंद्र सिंघल और राजेंद्र प्रसाद व्यास 2 थे। कौन थे भी? राजेंद्र प्रसाद व्यास और सुरेंद्र चंद्र सिंघल थे। तो 2 व्यक्ति थे जो क्या थे भी? राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय के ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रह चुके, याद रखें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राजस्थान हाईकोर्ट के ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, वो कौन है? 2 थे, जे.एस. वर्मा और अरुण कुमार। कौन थे भी? अरुण कुमार मिश्रा। कौन है भी? अरुण कुमार मिश्रा। और कौन है? जे.एस. वर्मा। जे.एस. वर्मा और अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है भाई, समझ आ रहा है बात? आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान हाईकोर्ट की ऐसी महिला न्यायाधीश जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली अध्यक्ष रही। क्या कर रही है? राजस्थान उच्च न्यायालय की ऐसी, ये ऐसी वो ऐसी नहीं है, ये ऐसी महिला न्यायाधीश जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली अध्यक्ष रही है और साथ में मुख्य न्यायाधीश भी रही है। तो कौन है? कांता भटनागर। कौन था भी? कांता भटनागर, जो क्या रही हुई है? न्यायाधीश रही हुई है और साथ में राज्य मानवाधिकार आयोग की क्या रही है? अध्यक्ष भी रही है, जो पहली फर्स्ट रही है। ये भी याद रखना, फर्स्ट। ठीक है ना, फर्स्ट रही है। कौन है? कांता भटनागर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया हुआ है। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान हाईकोर्ट में वर्तमान में कितनी महिला न्यायाधीश है? तो याद रखें 3 है, रेखा बोरना, सुबा मेहता और नुपुर भाटी। कौन है भी? रेखा बोरना, सुबा मेहता और नुपुर भाटी 3 महिला न्यायाधीश है वर्तमान में, याद रखें। राजस्थान उच्च न्यायालय में मूलतः जजों की संख्या कितनी थी? याद रखें,
राजस्थान उच्च न्यायालय में मूलतः जजों की संख्या कितनी थी? 1+11। कितनी थी भी? 1+11। वर्तमान में कितनी होगी? तो वर्तमान में 50 होगी। कितनी होगी भी? वर्तमान में 50 होगी। तो मूलतः कितनी थी? 1+11। वर्तमान में कितनी होगी? 50 होगी। ठीक है, तो बात समझाई। राजस्थान उच्च न्यायालय में मूलतः जजों की संख्या कितनी थी? 1+11। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान सॉरी भारत में किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सर्वाधिक राज्यों में पर है? तो कौन सा है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। किसका भी? गुवाहाटी उच्च न्यायालय, जिसके अंदर कौन कौन आता है? असम आता है, नागालैंड आता है, मिजोरम का आता है और अरुणाचल प्रदेश का। मतलब ये क्षेत्राधिकार बढ़ाया गया। इनके सारे मामले यहां देखे जाते हैं गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंदर। ठीक है, बात समझ रही है बात? तो इनका क्षेत्राधिकार असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश सबसे बड़ा है। आगे देखें, भारत के किस उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश? बढ़िया क्वेश्चन। देखो क्या लिख रहा है? मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। कौन थी भी? लीला सेठ। तो पहली महिला जो भारत की प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। इसी से रिलेटिव एक क्वेश्चन हो रहा है। भारत के किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश, क्या लिखा हुआ है? न्यायाधीश। ओनली फॉर न्यायाधीश लिखा हुआ है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? मुख्य न्यायाधीश। यहाँ क्या लिखा हुआ है? न्यायाधीश। तो कौन थी? अन्ना चंडी। कौन थी भी? अन्ना चंडी। ये नया अणा है दूसरा, चंडी, अन्ना चंडी। ठीक है, याद रखें इस बात को। तो ये देखो, ये तो मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ और सीधी न्यायाधीश कौन थे? अन्ना चंडी। तो याद रखें दोनों क्वेश्चन। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके हाईकोर्ट के लगभग क्वेश्चन क्या हुए? जो मेन क्वेश्चन तो मैंने करवा दिए, वो कंप्लीट हुए। अब अपने अधीनस्थ न्यायालय से 2-4 क्वेश्चन बनते हैं, वो अपने बात करते हैं। जो मेन बनते हैं उनकी बात करते हैं, बाकी तो बहुत कुछ बनता है ऐसे कुछ। ठीक है, जो मेन बनते हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है, क्लास को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। संविधान के किस भाग में अधीनस्थ न्यायालय संबंधी प्रावधान किया गया है? तो याद रखें, संविधान के किस भाग में अधीनस्थ न्यायालय संबंधी प्रावधान किया गया? तो याद रखें भाग नंबर 6 में, और अध्याय नंबर भी 6 में किया गया। किस में किया? अध्याय नंबर 6 में। अध्याय 6 भाग नंबर 6 में अधीनस्थ न्यायालय संबंधी प्रावधान किए गए, याद रखें। और हाईकोर्ट के अंदर कौन सा भी? भाग नंबर 6 में किया गया। ठीक है, और अध्याय नंबर कौन सा है? तो अध्याय नंबर 5 है। कौन सा भी? अध्याय नंबर 5 है। याद रखें इन दोनों को। ठीक है, तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखें। आगे देखते हैं, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालय संबंधी प्रावधान किया गया? तो याद रखें 233 से 237 तक। कौन से भी? 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालय के बारे में उल्लेख है। किसका भी? 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालय के संबंधित क्या है? उल्लेख है। तो यहां तक बात समझाई होगी आपको। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में है? मतलब जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 233 में क्या है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान। किसका भी? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 233 में है। ठीक है, याद रखें इस बात को। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। कम से कम कितने वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को जिला न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है? मतलब वकील के रूप में ऐसा कितने कम से कम काम करना पड़ेगा उसको जिला न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा? तो 7 वर्ष। कम से कम कितने वर्ष भाई? 7 वर्ष तक उसके अधिवक्ता रहा हो। ठीक है, याद रखें इस बात को। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। जिला न्यायालय के विरुद्ध अपील की न्यायालय में की जा सकती है? मतलब जिला न्यायालय के विरुद्ध अपील किस न्यायालय में की जा सकती है? तो याद रखें उच्च न्यायालय में की जा सकती है। कहां की जा सकती है भी? उच्च न्यायालय। जिला न्यायालय के विरुद्ध अपील किस न्यायालय में की जा सकती है? तो याद रखें उच्च न्यायालय में की जा सकती है, हाई कोर्ट में की जा सकती है। आगे देखें, जिला न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखें राज्यपाल द्वारा। यहां पर राज्यपाल द्वारा की जाती है, हाईकोर्ट में राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। बात समझ आ रही है? आनी भी चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श पर करता है? तो याद रखें हाईकोर्ट के जज प्लस राज्य लोक सेवा आयोग आरपीएससी। क्या है भाई? आरपीएससी की सलाह पर और हाईकोर्ट के जज की सलाह पर राज्यपाल जिला न्यायाधीशों के जजों की नियुक्ति करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखें इस बात को। ठीक है, तो बात समझ आ रही है मेरी? यहां तक क्वेश्चन समझ आए होंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिला न्यायालय पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? मतलब जिला न्यायालय पर जो नियंत्रण है हाईकोर्ट का, वो कौन से अनुच्छेद के है? तो आर्टिकल 235 के तहत। किसके तहत भी? आर्टिकल 235 के तहत जिला न्यायालय का जो नियंत्रण जिला न्यायालयों पर है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिला न्यायालय को और किस नाम से जाना जाता है? मतलब जिला न्यायालय को किस नाम से जाना जाता है? तो दीवानी न्यायालय। अब देखो मैं एक चीज बता दूं, जिला न्यायालय 2 प्रकार के होते हैं।
एक तो होता है जिला न्यायालय, कौन सा होता है अभी, जिला न्यायालय। एक होता है सत्र न्यायालय, कौन सा होता है अभी, सत्र न्यायालय। इस पर तो सुने जाते हैं फौजदारी मामले, कौन से भी, फौजदारी मामले। और इस पर होते हैं दीवानी मामले, कौन से होते हैं, दीवानी मामले। ठीक है, याद रखें। तो इसे इसलिए कहा जाता है दीवानी न्यायालय कहा जाता है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्र न्यायालय को और किस नाम से जाना जाता है, तो फौजदारी न्यायालय, मैंने अभी बताया आपको फौजदारी न्यायालय। ठीक है, आगे नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन। जिले का सबसे बड़ा अपील न्यायालय किसे कहा जाता है, जिले का सबसे बड़ा अपील न्यायालय जिसमें अपील की जा सकती है उसे किसे कहा जाता है, सत्र न्यायालय को। किसको कहा जाता है, सत्र न्यायालय को कहा जाता है। याद समझ आई मेरी बात, ठीक है। हाँ, तो ये अपने आज के जो टॉपिक है हाई कोर्ट, वो अपना क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है। और अपने लगभग 70 क्वेश्चन देखे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं इन क्लासों को आप बढ़िया तरीके से कवर करें। कवर का कहने का मतलब इनको अच्छे तरीके से आप पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भी। ठीक है, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है। थोड़े समय में अपनी बुक्स भी आ जाएगी और साथ में जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है, जितना दिया जा रहा है उतना सफिशिएंट है और बढ़िया भी है। ठीक है, आपके फोर्थ ग्रेड के लिए, मैं जिस वैकेंसी की बात कर रहा हूँ उसके लिए बता रहा हूँ, फोर्थ ग्रेड के लिए। क्योंकि फोर्थ ग्रेड का एग्जाम है वो लगभग 10वीं बेस पर होगा। किससे बेस पर होगा, 10वीं बेस पर। तो इतना मैटर प्राप्त होगा आपके लिए अगर आप इतना पढ़ लोगे तो। क्योंकि सिलेक्शन होने वाला होता है ना, जो सिलेक्शन वो लगभग 70% पर होता है, ना कि 100% पर। किसी को 100%, किसी को नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, क्योंकि मानव है, मानवीय भूल हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। परंतु 70% आपका ऐसा कवर होना चाहिए कि उसमें आगे कोई नहीं निकल सके। ठीक है, तो इसी के साथ अपने आज क्लास का करते हैं दी एंड। कल अपने देखेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक लेके आएंगे उसके बारे में। और ठीक है भाई, धन्यवाद आपका। ठीक है, आप इस क्लास को बाद में देखोगे तो आप इस क्लास को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना और हमारे चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।